Hello everyone. So today in this video we are going to study class 9th maths in CRT exercise 6.2. So chapter 6 is about lines and angles and we have already covered exercise 6.1 in our previous video. So without any further ado, let's begin with our very first question. It says, in the given figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is given 3:7. तो हमें यहाँ पर फिगर में 3 लाइंस आप ऑब्जर्व करो, ए बी सी डी एंड ई एफ गिवन है एंड दे आर गिवन पैरेलल टू अस, और हमें यहाँ पर y एंड z एंगल का रेशियो गिवन है, दैट इज 3:7. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x. तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वॉट एवर इज गिवन टू अस. सो यू विल राइट गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y ratio z is given as 3:7. Now, next is to find. We have to find the value of x. Next is solution. So, this is the proper way to write the answer. अब सोल्यूशन में आप ऑब्जर्व करो, जब भी हमें रेशियो फॉर्म में कुछ भी गिवन होता है, जैसे यहाँ पे y रेशियो z गिवन है 3:7, तो जो भी वेरिएबल्स हमारे पास रेशियो में गिवन होते हैं उनको हम वही न्यूमेरिकल वैल्यू विद अनदर वेरिएबल, जैसे 3 और 7 है तो 3a और 7a, ठीक है. जनरली हम 3x 7x x वेरिएबल ज्यादा यूज करते हैं, बट यहाँ पे xyz ऑलरेडी एंगल में यूज है तो हमने a यूज कर लिया है. वैसे आप वेरिएबल कोई सा भी यूज कर सकते हो. इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं. इसका फायदा क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड करना. दैट मीन्स 3/7 है, a से a कैंसिल और हमें वही मिलेगा 3:7. So it's the easiest way to let the values. तो solution में हम सबसे पहले यही let करेंगे कि let y is equals to 3a and z is equals to 7a. Right? Now आप फिगर पे ऑब्जर्व करो. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये ट्रांसवर्सल पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं इनको हम लेट कर लेते हैं. इसको मान लेते हैं g, let this point be h and let this point be i. f पे खत्म हुआ है इसलिए मैंने ghi माना, आप बाकी और कुछ भी मान सकते हो. Now देखो, यहाँ पर एक एंगल है DHI. दिस DHI एंड Y आपस में क्या है, दीज आर क्लियरली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. सो उससे हमारे पास ये DHI आ जाएगा. देन DHI और इस Z पे आप अपना नेक्स्ट फोकस करो. तो क्या ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं CD एंड EF के, वो भी इस तरीके से जो कि इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं. सो वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है, 180. सो उससे हमारे पास Z भी आ जाएगा. अब Y हमारे पास आ गया, ठीक है, Z हमारे पास आ गया. कैसे Z आ जाएगा वो भी हम देखेंगे. देन हम अप्लाई करेंगे सेम प्रॉपर्टी ऑन दिस X एंड Y. ये भी तो हमारे पास अगर ए बी सी डी के हम ट्रांसवर्सल पर ऑब्जर्व करें, सो दीज आर आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अगेन बाय यूजिंग दिस वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x. चलिए तो अब करते हैं. सो नाउ यू विल राइट दैट एंगल DHI इज इक्वल्स टू y एंड रीजन में आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है. उसके बाद हम z एंड y पर ऑब्जर्व करें, तो z क्या है, FIH. तो आप लिखोगे कि नाउ एंगल FIH एंड एंगल DHI विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लिखना बहुत जरूरी है. सो अब यहाँ पर आप पूरा लिखोगे कि बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. So which implies y plus z is equals to 180 degree. DHI हमारे पास y के इक्वल है. From equation 1, इसको आप equation 1 भी मान सकते हो, right? So इसको मान लेते हैं equation 1 and यहाँ पर आप reason लिख देना from 1, right? So it becomes 3a plus 7a is equals to 180 degree. ये हमने let किया था, है ना? So it becomes 10a equal 180 degree and from here we get the value of a is equals to 18 degree. अब अगर हमारे पास a आ गया, so we can find the value of y and z. Y is equals to 3a, so it becomes 3 into 18 which is equals to 54 degree, and z is equals to 7a is equals to 7 into 18 which becomes 126 degree, right? Now for the value of x you will write also x plus y will be equals to 180 degree and reason will be the same. Interior angles on the same side of transversal are supplementary. Now हमें y की वैल्यू पता है which is 54 degree.
So x plus 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। आप इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हो कि यहाँ पर y की वैल्यू 2 से लिख सकते हो फ्रॉम 2, राइट। So it implies x is equals to 180 degree minus 54 degree. So which implies x is equals to 126 degree answer. क्लियर है सबको हमने कैसे किया है? इजी था। चलिए तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In the figure, if AB is parallel to CD, EF perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree. तो यहाँ पर हमारे पास ये दो लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है, राइट। ये जो EF है दिस इज गिवन अस टू बी परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड GED मतलब ये वाला पूरा एंगल कितना गिवन है 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है द एंगल AGE, वी हैव टू फाइंड दिस GEF, ये जो छोटा सा एंगल है GEF दिस, एंड FGE ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल। सो दीज 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें गिवन होता है हम यहाँ पर लिखते हैं AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड एंगल GED इज गिवन टू बी 126 डिग्री। देन उसके बाद टू फाइंड एंगल AGE, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल GEF एंड एंगल FGE। सोल्यूशन, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो GED पूरा का पूरा 126 डिग्री है और उसमें ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अगर हम GED में से 90 माइनस कर दें तो हमारे पास GEF आ जाएगा, राइट। नाउ आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, दिस GED एंड AGE आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल। सो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से ये भी 126 डिग्री हो जाएगा, राइट। ए भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एक्सियम से 126 डिग्री प्लस दिस एंगल इक्वल 180। सो वी विल बी एबल टू फाइंड दिस आल्सो। क्लियर है कैसे फाइंड करना है? चलिए फटाफट से देखते हैं। तो आप सोल्यूशन में लिखोगे हेयर एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GEF plus angle FED, which implies GD is 126 degree given GEF हमें find करना है, right, and FED कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि EF हमारे पास perpendicular to CD है, तो आप ही लिख दोगे 90 डिग्री ब्रैकेट में because EF is perpendicular to CD, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 126 डिग्री माइनस 90 करते ही क्या आ जाएगा एंगल GEF, which implies angle GEF is equals to 36 degree, right? Now, अब आप क्या लिखोगे? Alternate angles. Angle AGE will be equal to angle GED. और reason क्या दोगे? Because they are alternate angles. And alternate angles क्या होते हैं आपस में? Equal. So which implies angle AGE will be equal to GED कितना है? 126 degree. ये हमें given है यहाँ पर, right? अब बस हमें फाइंड करना है FGE। Here आप लिखोगे AB is a straight line and angle AGE plus angle FGE will be equals to 180 degree. Reason क्या है? Linear pair axiom. Now this is 126 degree and this we have to find. बस अब हमें 180 में से इसको माइनस करना है and then we'll get the answer. So 180 minus 126 degree is, it implies FGE is equal to 54 degree answer. Clear है? चलिए फटाफट से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In the figure, if PQ is parallel to ST, PQR is equals to 110 degree and RST is equals to 130 degree. We have to find QRS. So QRS मुझे दिख गया। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। This is 110 and this is 130 given to us. एक और चीज हमें given है that PQ and ST are parallel. So हमें पता है कोई भी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं both ways. So यहाँ पर ST and PQ को मैं एक्सटेंड करके लिख देती हूँ। So इस तरीके से एक्सटेंड करने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट R है, हम इससे पास होते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे such that it is passing through R and is parallel to both the lines given to us. मतलब ये जो नई लाइन है इसको यहाँ पर एंड पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये L है, I'll write it with black. ये L मान लेते हैं, ये R हो गया एंड इसको मान लेते हैं M.
ठीक है, जिस पॉइंट पे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को मान लेते हैं x और ये एंड पॉइंट को यहाँ पे मान लेते हैं ये है y। ठीक है, इस तरीके से हमने सबके नेम्स भी दे दिए जहां जहां इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे थे। अब आपने क्या क्या किया है, दोनों लाइंस को एक्सटेंड की है और एल एम को पैरेलल बनाया है, तो ये आप मेंशन करोगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फाइंड कैसे करेंगे हम क्यू आर एस की वैल्यू। आप ऑब्जर्व करो ये 130 डिग्री और ये वाला जो यहाँ आउटर एक्स है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये आर एक्स वाई हमारे पास 130 हो जाएगा। Yes or no? Now interior angles on the same side of the parallel are supplementary. उससे हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये वाला आंसर है बस एक चीज और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 110 डिग्री का यूज नहीं हुआ है। अभी आप देखो 110 ये जो पी क्यू आर है एंड दिस क्यू आर एम दिस होल मिला के हमारे पास ऑल्टरनेट बनेगा। अब ऑल्टरनेट से ये हमें होल पता चल गया और ये वाले एंगल से हमें ये हाफ इस साइड का पता लग गया, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, सो द रिक्वायर्ड एंगल जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया है, इसको भी हम पूरा प्रॉपरली करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वट एवर इज गिवन टू अस। सो यहाँ पे हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज गिवन 130 डिग्री। देन जो हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। सोल्यूशन में सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन की है कि दोनों लाइन सेगमेंट्स को एक्सटेंड किया और ड्रॉ किया है, वो हम मेंशन करेंगे कि एक्सटेंड पी क्यू टू वाई एंड एस टी टू जेड। ठीक है, एंड ड्रॉ अ लाइन एल एम पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी वाई। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ angle TSX is equal to angle RXY. क्या बनेगा? corresponding angles, right? So which implies angle RXY कितना हो जाएगा? वो भी 130 डिग्री हो जाएगा। Now angle RXY plus angle XRM will be equals to 180 degree. Reason क्या होगा? Interior angles on the same side of transversal are supplementary. Which implies अब आर एक्स वाई तो 130 डिग्री हो गया प्लस एंगल एक्स आर एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इससे हमारे पास एंगल एक्स आर एम कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एम एंड रीजन होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। सो विच implies एंगल क्यू आर एम इज इक्वल्स टू 110 degree. Also angle QRS is equals to angle QRM minus angle XRM. QRM हो गया 110 degree and XRM अभी हमने find किया है which is 50 degree. So this is equals to 60 degree. So which implies angle QRS is equals to 60 degree. आइए समझ में कैसे करना है। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। In the figure, if AB is parallel to CD, angle APQ is 50 degree. So यहाँ पे दो lines है AB and CD आपस में parallel है, APQ 50 degree is given to us and angle PRD equals to 127 degree here. So we have to find the value of X and Y. ठीक है, तो चलिए x एंड y की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब आप पहले फिगर में ऑब्जर्व करो, AB पैरेलल टू CD है एंड दिस लाइन PQ ट्रांसवर्सल है। सो उस ट्रांसवर्सल के एक साइड 50 एक साइड x है, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आपस में इक्वल होंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। सिमिलरली गोज फॉर दिस ट्रांसवर्सल PR। अगर हम PR पे ऑब्जर्व करें सो ये पूरा 50 प्लस y विल बी इक्वल टू 127 डिग्री, राइट ये पूरा 127 है, ये छोटा सा 50 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले वही जो हमें गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD will be equals to 127 degree. Then whatever we have to find the value of X and Y. Solution. Here angle APQ is equals to angle PQR और रीजन में आप क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स।
सो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 डिग्री इज इक्वल टू x, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ऑल्सो एंगल APR इज इक्वल्स टू एंगल PRD फ्रॉम द फिगर। आप देखो, और ये भी क्या बन रहे हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो इससे हमारे पास क्या आता है, 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। So which implies y is equals to 127 minus 50, which implies y is equals to 77 degree. ठीक है, था इजी। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज and as well as last question of this chapter. Question number 5. In the figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये दोनों आपस में पैरेलली प्लेस्ड हैं, दो मिरर्स हैं हमारे पास, एक है PQ एक है RS। एक रे आती है इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक्स AB द मिरर PQ एट B। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। सो जब हमारे पास रे आई, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट मतलब जो आ रही है रे, वो इस मिरर पे आती है, इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है। रिफ्लेक्ट करके कौन से पाथ पे ट्रेवल करती है, BC पे। अब जैसे ही वो BC पे ट्रेवल करी, एट पॉइंट C, यहाँ पर वो RS पे आकर स्ट्राइक कर जाती है। इट स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। अगर वो यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्टेड थी तो RS के लिए इंसिडेंट बनेगी। तो जैसी इंसिडेंट रे हमारे पास पड़ेगी तो फिर वो अगेन रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो इट अगेन रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रेवल बैक अलोंग CD। ऐसे वो CD पे चली जाती है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास AB एंड CD आए हैं, these are parallel to each other. We have to prove these parallel. तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी फिजिक्स यूज होगी। उसमें क्या है कि जब भी कोई रे हमारे पास एक मिरर पे आती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो जिस एंगल से वो आई है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जिस एंगल से वो आती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है सेम एंगल पे वो हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि मिरर पे कोई भी रे आएगी तो वो पास ऑन नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होती है। और जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है वो हमारे पास कहलाया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज द सेम अमाउंट जितना एंगल उसने इंसिडेंस पे लिया था। Here angle of incidence will be equals to angle of reflection. तो फिगर में मैं यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। एक हमने बनाया BE मान लेते हैं इसको, और एक मान लेते हैं CF। सो इस एंगल को मैं मान लेती हूँ 1, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर देती हूँ। लेट दिस बी 1, दिस 2, दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4। तो 1 हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 हो गया रिफ्लेक्शन, अगेन 3 इंसिडेंस, 4 हो गया रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले जो हमें गिवन होता है वही हम लिखते हैं। सो यहाँ पर हमें गिवन है दैट PQ इज पैरेलल टू RS। प्रूव क्या करना है, सबकी बार टू फाइंड की जगह यू विल राइट टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, और सोल्यूशन की जगह लिखते हैं प्रूफ। सो प्रूफ में हम लिखेंगे ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS. तो आप लिखोगे we know angle of incidence is equal to angle of reflection, which implies एक तो angle of incidence 1 है और angle of reflection 2 है, and बाद में दोबारा वो रिफ्लेक्ट करता है, तो एंगल 3 will be equals to angle 4. Also आप ऑब्जर्व करो कि ये जो हमने BE और CF आपस में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं फिगर में, ये आपस में पैरेलल होंगे। दिस BE will be parallel to CF. सो ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऑल्टरनेट हो जाएंगे। सो आप लिखोगे कि ऑल्सो एंगल 2 will be equals to एंगल 3, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है। अब इनको इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मान लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्व करो, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल। ठीक है, सो इससे क्या मिल जाएगा कि दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 4। अब 3 एंड 4 को ऐड कर दें अगर, तो जो हमें प्रूव करना था उसको हम पहुंच चुके हैं। कैसे, देखो अब मैं ऐड करती हूँ इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 2, और राइट हैंड साइड बन जाएगी एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब बताओ 1 और 2 बन के क्या बन रहा है, ABC बन रहा है 1 एंड 2 मिला के फ्रॉम फिगर, देखो राइट। सो हियर एंगल ABC विल बी इक्वल टू, और 3 और 4 मिलके क्या बन रहा है, BCD।
this will be equal to angle BCD. अब ये दोनों angles equal हैं. So we got angle ABC equal angle BCD, right? ये दोनों angles alternate angles नहीं बना रहे. तो अगर हमारे पास alternate interior angles equal होते हैं तो वो जो दो लाइन होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? Parallel, and it comes from the converse of alternate interior angle theorem. ठीक है, सो आप लिखोगे तो AB क्या हो जाएगी? पैरेलल टू CD, और ब्रैकेट में लिखोगे कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था. चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7. सो अगर आपको मेरे साथ देखना है, सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.